हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज की वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करके जाइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो था, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना था? ज़ीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या था? न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए जो नेट एक्सटर्नल फोर्स रहता था वो ज़ीरो था। लेकिन जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। जो हमारा सिस्टम में पार्टिकल है उस पर कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। अब पार्टिकल है या सिस्टम है, उसके ऊपर अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसके एक्सीलरेशन या उसके वेलोसिटी में किस टाइप से चेंज होगा, उसमें किस टाइप से एक्सीलरेशन जनरेट होगा, वो हमें बताएंगे कि जो फोर्स और एक्सीलरेशन है उसमें क्या रिलेशन रहेगा। वो कौन बताएगा हमको? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस पे बेस्ड है कि जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, उस पर अगर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उस नेट एक्सटर्नल फोर्स से उस बॉडी में क्या चेंज आएगा, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा और उस नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन रहेगा, ये सब चीज़ें कौन बताएगा हमें? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम एक चीज़ और देखेंगे, वो है मोमेंटम। क्या देखेंगे हम? मोमेंटम। क्या है मोमेंटम? तो मोमेंटम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से और वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर v। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, तो mv। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये है स्केलर क्वांटिटी। तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो कैसा रहेगा? वेक्टर। तो मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकालें तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? मोमेंटम। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। और P जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय वेक्टर P। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये जो मोमेंटम है इसका किसी बॉडी के पर किस टाइप से इफेक्ट पड़ेगा, किस उसकी वेलोसिटी में, उसके एक्सीलरेशन में, या उसकी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स में मोमेंटम का क्या रोल रहेगा, वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास एक कार है, ठीक है। हमारे पास क्या है? एक कार है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यहाँ पर खड़ी है, और एक कोई दूसरा बड़ा ट्रक है, वो भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है, ठीक है। एक क्या है? कार है और एक ट्रक है। तो जो कार है उसका मास कम रहेगा और जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों पर अगर मैं सेम फोर्स अप्लाई करूं, या इन दोनों पर, ये अभी दोनों किस पर है? रेस्ट में। ये दोनों कार और ट्रक दोनों किस में है? रेस्ट में है। कार का मास कम है और ट्रक का मास ज़्यादा है। अब इन दोनों अभी कहाँ पर है? रेस्ट में। रेस्ट में से अगर मुझे इनको मोशन में लाना है, इसकी स्पीड मुझे कितनी करना है? इसकी स्पीड मुझे सपोज करो करना है 5 मीटर पर सेकंड। ट्रक की स्पीड भी मैं कितनी करना चाहता हूँ? 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? इन 10 सेकंड। इसको भी कितने टाइम में करना है? 10 सेकंड में। कि इन दोनों पर मुझे फोर्स अप्लाई करना है। इन दोनों पर क्या अप्लाई करना है? फोर्स। और फोर्स अप्लाई करके दोनों की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? कि अगर मैं 10 सेकंड तक दोनों पर फोर्स अप्लाई करूँ, कार पर भी फोर्स अप्लाई करूँ और ट्रक पर भी फोर्स अप्लाई करूँ,
तो 10 सेकंड में दोनों की स्पीड कितनी हो जाना चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। तो इस कंडीशन में हमें ट्रक पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रक पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैंने कार पे भी फोर्स अप्लाई किया, ट्रक पर भी फोर्स अप्लाई किया। इस टाइप से हमें फोर्स अप्लाई करना है कि दोनों की स्पीड कितनी हो जाए, 5 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए। कितने टाइम में हो जानी चाहिए, 10 सेकंड में। कि अगर मैं 10 सेकंड तक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कार पे भी फोर्स अप्लाई करूँगा, ट्रक पे भी फोर्स अप्लाई करूँगा, तो दोनों पे अगर 10 सेकंड तक फोर्स अप्लाई करूँ तो दोनों की स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मुझे ट्रक पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक का मास क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई ज़्यादा मास की चीज़ है तो उसको हमें सेम स्पीड तक ले जाना है। किसके कंपैरिजन में, कोई लाइटर वेट मास वाली बॉडी है उसके कंपैरिजन में। तो जिसका मास ज़्यादा है उस पर फोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स है इसको किसने इफेक्ट डाला, फोर्स पर, मास ने उस पर इफेक्ट डाला कि दोनों तो अभी किस में है, रेस्ट में। कार भी रेस्ट में, ट्रक भी रेस्ट में। मास किसका ज़्यादा है, ट्रक का मास ज़्यादा है। अब मुझे इन दोनों को क्या करवाना है, मोशन। दोनों का क्या करवाना है, मोशन। कितना करवाना है, कार की स्पीड भी हो जानी चाहिए 5 मीटर पर सेकंड, ट्रक की स्पीड भी कितनी हो जानी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में, 10 सेकंड में दोनों की स्पीड इतनी हो जानी चाहिए। तो अगर इन दोनों को सेम टाइम में सेम स्पीड मुझे देना है तो उसके लिए मुझे ट्रक पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स को पर किसने इफेक्ट डाला, मास ने इफेक्ट डाला। अब दूसरी चीज़ अगर मुझे देखनी है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है। ये मोमेंटम तो समझा दिया है, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास क्या था, पहले तो हमने कार और ट्रक का एग्जांपल ले लिया। अब मैंने क्या किया कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग से मैंने एक स्टोन को नीचे फेंका और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, इस पर्सन को इस स्टोन को कैच करना है। तो अगर मैं लाइट वेट स्टोन फेंकूंगा तो ये पर्सन इजीली उस स्टोन को कैच कर लेगा। लेकिन एक मैं बड़ा स्टोन यहाँ से फेंकूंगा तो इस पर्सन के लिए उसे कैच करना डिफ़िकल्ट रहेगा। लाइटर वेट अगर स्टोन फेंकेंगे तो उसको कैच करना कैसा रहेगा, ईजी रहेगा। लेकिन ज़्यादा हैवी स्टोन फेंकेंगे, इतना बड़ा अगर मैं पत्थर फेंकूँ तो उसको कैच करना डिफ़िकल्ट रहेगा। और अगर इतना सा पत्थर फेंकूँ तो उसे कैच करना क्या रहेगा, ईजी रहेगा। तो फिर से इस पर किसने इफेक्ट डाला, मास ने इफेक्ट डाला। अब कैच करना है मतलब उससे रोकना है, मुझे उसे रोकना है मतलब मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। तो फोर्स पर किसने इफेक्ट डाला, मास ने इफेक्ट डाला। अब अगर मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, थर्ड एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि अगर एक गन है, उस गन से हमने बुलेट को फायर किया, ठीक है। मैंने एक गन है, गन से गोली चलाई। तो अगर कोई पर्सन खड़ा है तो वो बुलेट क्या करेगी, उस पर्सन की बॉडी को पार करके बाहर निकल जाएगी, उसको बॉडी को छेद करके उस बॉडी के बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर उसी बुलेट्स को, उसी गोली को मैं हाथ से फेंक के मारूँ, उसी बुलेट को मैं हाथ से फेंक के मारूँ तो वो बुलेट उस पर्सन बॉडी के आर पार जा पाएगी क्या, नहीं जाएगी। तो जब हमने बुलेट से मारा तो उस बुलेट की, जब हमने गन से फायर किया तो उस बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। उस बुलेट की स्पीड कैसी थी, बहुत ज़्यादा, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जब वो पर्सन उसके सामने आया, उस बुलेट के, सपोज करो ये बुलेट है और ये पर्सन है, तो ये जब पर्सन इस बुलेट के सामने आया तो बुलेट उसके आर पार निकल गई और जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन वही बुलेट को जब मैंने हाथ से फेंक कर मारा तो वो क्या होगा, उस पर्सन से वहीं लग कर नीचे गिर जाएगी और उस पर्सन को इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो ये जो बॉडी है इस बुलेट पर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स। ये बुलेट जैसे ही आई इस बॉडी से टकराई, बॉडी ने मतलब उसको रोकने की कोशिश की। इस बॉडी ने क्या किया, इस गोली को रोकने की कोशिश की मतलब उसने क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया। तो अब बॉडी ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई पहले जब बुलेट से मारा, जब हमने गन से बुलेट को फायर की तो इस बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये जो आदमी उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं कर पाया, इसलिए वो बुलेट को नहीं रोक पाया और बुलेट उसके बॉडी के आर पार निकल गई। लेकिन जब मैंने हाथ से फेंक कर मारा, जब मैंने बुलेट को हाथ से फेंक कर मारा तो अब इस बुलेट की स्पीड, अब बुलेट की स्पीड कम है। कब, जब मैंने क्या किया, हाथ से फेंक कर मारा तो इस बुलेट की स्पीड कम है। अब इस बॉडी ने जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से ये बुलेट रुक गई और वहीं पर नीचे गिर गई।
तो फिर से अब इस पर किसने इफेक्ट डाला, उसकी स्पीड ने, या यूँ कहे उसकी वेलोसिटी ने इफेक्ट डाला कि वेलोसिटी जब ज़्यादा थी तब हमने कम फोर्स अप्लाई किया तो बुलेट नहीं रुकी, जब वेलोसिटी कम थी तब हमने उतना ही फोर्स फिर से अगर अप्लाई किया तो भी बुलेट रुक गई। तो हमने क्या देखा कि जो फोर्स है उस पर मास और वेलोसिटी दोनों क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है या कितना अप्लाई करना है उस पर कौन इफेक्ट डालेगा, मास भी इफेक्ट डालेगा और उसकी वेलोसिटी भी इफेक्ट डालेगी। तो अगर इन दोनों की बात करें, हम साथ में मिलकर इन दोनों की बात करें तो वेलोसिटी और मास, उसी को हमने क्या कहा है, मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मोमेंटम। तो किसी बॉडी पर जो फोर्स है वो फोर्स को कौन इफेक्ट करता है, उस बॉडी का मोमेंटम इफेक्ट करेगा, उस बॉडी का मोमेंटम इफेक्ट करेगा। कि जैसे कि अगर हमारे पास दो, एक ट्रक जा रहा है, एक कार जा रही है, वो दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, उस ट्रक को भी रोकना है और कार को भी रोकना है। तो कार को रोकना ईजी रहेगा एज कंपेयर टू ट्रक। ट्रक को रोकना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ट्रक का मास कैसा है, ज़्यादा, तो ट्रक को रोकना मुश्किल। कार का मास कम है, कार का मास कैसा है, ट्रक के कंपैरिजन में कम है, इसलिए कार को रोकना हमारे लिए एज कंपेयर टू ईजी रहेगा। तो किसी भी फोर्स पर मास भी इफेक्ट डालता है और वेलोसिटी भी इफेक्ट डालती है और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मोमेंटम। तो किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, उसको कौन इफेक्ट करेगा, मोमेंटम इफेक्ट करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी की बुक में जिस टाइप से जितने भी एग्जांपल दिए हैं वो सभी मैं बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है जो अच्छा से जिसको खेलते आता है, तो अगर कोई सीजन बॉल से अगर वो खेल रहे हैं तो सीजन बॉल से जब भी तुम देखोगे कोई क्रिकेटर अच्छा जो खिलाड़ी है वो आराम से कैच पकड़ लेगा, बॉल को आराम से कैच कर लेगा। लेकिन जो नया खिलाड़ी जिसको बिल्कुल खेलते नहीं आता, वह अगर उसी बॉल को कैच करने जाएगा तो अपने हाथों में चोट लगा लेगा। कोई नया खिलाड़ी जिसको बिल्कुल क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, वो नहीं खेलता है, तो अगर वो बॉल कैच करने जाएगा तो अपने हाथों में क्या करेगा, चोट लगा लेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो जब भी सपोज करो ये बॉल इस टाइप से यहाँ पर आ रही है, ये सपोज करो ये क्या है, बॉल है, वो इस डायरेक्शन में नीचे आ रही है, तो जो अच्छा खिलाड़ी है जिसको क्रिकेट का नॉलेज है वो कैसे पकड़ेगा कैच, यूँ करके पकड़ेगा, यूँ इस टाइप से यहाँ से यहाँ पर बॉल पकड़ी और धीरे से अपने हाथ को यूँ बैक साइड में लाएगा। तो बैक साइड में लाएगा तो क्या हुआ कि उसने बॉल को रोका, बॉल को रोकने में उसने ज़्यादा टाइम लिया कि यहाँ पर हाथ में आ गई थी और उसने धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे लिया, तो बॉल को रोकने में उसने ज़्यादा टाइम लिया। और जो नया खिलाड़ी है वो तो बस यूँ ही हाथ करेगा, तो वो अचानक से बॉल को रोकने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, अचानक से बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, तो उसने कम टाइम में पूरा फोर्स लगा दिया। जो नया खिलाड़ी है उसने क्या किया, कम टाइम में पूरा फोर्स लगा दिया, तो इसलिए उसको अपने हाथ में क्या लग गई, चोट लग गई। और जो अच्छा सा खेलते आता है जिसको, उसने क्या किया, उस बॉल को रोकने में यहाँ से यहाँ तक हाथ लाने में इतना टाइम दिया, तो उसने धीरे धीरे उसके मोमेंटम में चेंज किया, उस बॉल के मोमेंटम में उसने धीरे धीरे चेंज किया, टाइम ज़्यादा दिया। तो टाइम ज़्यादा दिया इसलिए उसकी हाथों में चोट नहीं लगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, एक तो कार और ट्रक वाला देखा कि दोनों अगर कार और ट्रक है, अगर सेम टाइम में अगर हमें उनको सेम स्पीड प्रोवाइड करनी है तो हमें ट्रक पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बिल्डिंग से कोई एक लाइटर वेट स्टोन गिर रहा है और एक हेवी वेट स्टोन गिर रहा है, तो लाइटर वेट स्टोन को कैच करना ईजी रहेगा। तो ये इफेक्ट किसका देखा हमने, मास का। फिर हमने एक बुलेट का एग्जाम्पल देखा कि अगर कोई बुलेट है तो गन से फायर करेंगे तो वो बॉडी के आर पर निकल जाएगी क्योंकि बॉडी ने बहुत कम फोर्स लगाया। लेकिन हाथ से जब मारेंगे तो अब उसकी स्पीड कम है, तो अब वो बॉडी वहीं पर गिर जाएगी, मतलब वो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर हमारे पास क्या है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि बॉल, तो बॉल को जो अच्छा खिलाड़ी है वो आराम से पकड़ लेगा, अपने हाथ में नहीं लगी क्योंकि उसने उस बॉल को रोकने में ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया। और नया खिलाड़ी वो वहीं की वहीं पकड़ने की कोशिश करेगा, तो बॉल उसके यहाँ पे हाथ पर ज़ोर से लगेगी और उसको हर्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कार है और एक ट्रक है। ठीक है, एक कार है, ये क्या है हमारी कार, और ये हमारा क्या है, ट्रक। ठीक है, अब इस कार का मास कैसा है, कम है, इस ट्रक का मास कैसा है, ज़्यादा।
कार का मास है कम, ट्रक का मास ज़्यादा है। अब इन दोनों पर मैंने अगर सेम फोर्स अप्लाई किया, इन दोनों पर फोर्स मैंने कैसा अप्लाई किया, सेम। तो अगर इन दोनों पर मैं सेम फोर्स अप्लाई करूँगा तो जो कार का मास कैसा है, कम है, ट्रक का मास कैसा है, ज़्यादा है। अब अगर इन दोनों पर मैं सेम फोर्स अप्लाई करूँगा तो जो कार की स्पीड है, कार की जो स्पीड है वो कैसी रहेगी, ज़्यादा होगी, और जो ट्रक की स्पीड है वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है तो ट्रक को अगर उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे जितना हमने कार को अप्लाई किया, तो जो ट्रक है उसकी वो कम स्पीड तक से ट्रेवल करेगा, लेकिन जो कार है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगी। सपोज़ करो मैंने कार को भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ट्रक को भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो कार बहुत स्पीड से दौड़ने लगेगी, कार बहुत स्पीड से दौड़ने लगेगी, लेकिन जो ट्रक है वो उतनी स्पीड से दौड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका मास जो है ज़्यादा है। लेकिन जब लास्ट में हम देखेंगे तो इन दोनों का, इसका मास ज़्यादा कम है लेकिन स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है लेकिन मास ज़्यादा है, तो इन दोनों का मास इनटू वेलोसिटी, दोनों का जो मोमेंटम है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का जो मोमेंटम है लास्ट में, दोनों का मोमेंटम कैसा रहेगा, इक्वल। क्योंकि इसका मास कम है तो स्पीड ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है तो स्पीड कम है। तो लास्ट में जब हम ट्रक और कार के मोमेंटम को देखेंगे तो दोनों का मोमेंटम कैसा रहेगा, इक्वल। तो इससे हमने क्या देखा कि हमने फोर्स कैसा अप्लाई किया, इक्वल। फोर्स कैसा अप्लाई किया, इक्वल। तब कैसे, दो डिफरेंट बॉडीज़ पर फोर्स कैसा अप्लाई किया, इक्वल। किस पर, दो डिफरेंट बॉडीज़ पर। तो उन दोनों की मोमेंटम में जो चेंज आया, उन दोनों की मोमेंटम में जो चेंज आया वो भी कैसा रहेगा, इक्वल। तो इसको अगर हम वर्ड्स में बोलें तो वर्ड्स में क्या हो जाएगा, अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करें, कैसा फोर्स, सेम फोर्स, सेम टाइम के लिए, तो जो मोमेंटम में चेंज है, चेंज इन मोमेंटम भी कैसा रहेगा, सेम। किस, फॉर डिफरेंट बॉडीज़, किसके लिए, फॉर डिफरेंट बॉडीज़। क्लियर दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं दिख रहा, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज़ है, उस पर हम क्या करें, सेम फोर्स अप्लाई करें सेम टाइम के लिए, तो उन दोनों में के मोमेंटम में चेंज भी कैसा रहेगा, सेम। इफ़ वी अप्लाई सेम फोर्स फॉर सेम टाइम देन द चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम फॉर डिफरेंट बॉडीज़। कि दो डिफरेंट बॉडीज़ थी, उन दोनों पर हमने सेम फोर्स अप्लाई किया, सेम टाइम के लिए अप्लाई किया, तो उन दोनों के जो मोमेंटम में चेंज है वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम में चेंज भी कैसा रहेगा, उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि जितना ज़्यादा हमने फोर्स अप्लाई किया, जब बॉल को रोका तो बॉल को रोकने में हमने पहले धीरे धीरे जब रोका तो हमने थोड़ा थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, तो मोमेंटम में चेंज भी धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे वो बॉल रुकी। जब हमने अचानक से हाथ में रोक लिया, तो अचानक से जब हाथ में रोका तो बिल्कुल यहाँ आकर बॉल रुक गई, चिपक गई। तब क्या हुआ कि हमने पूरा फोर्स एक साथ अप्लाई कर दिया, पूरा फोर्स एक साथ अप्लाई कर दिया, तो मोमेंटम में चेंज मतलब बॉल डायरेक्ट रुक गई। चेंज इन मोमेंटम मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। पहले वो कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, अब जैसे यहाँ पे रोका तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मोमेंटम भी कितना हो गया, ज़ीरो। तो जब हमने पूरा फोर्स एक साथ अप्लाई कर दिया तो मोमेंटम में फोर्स जो चेंज है वो डायरेक्ट जल्दी हुआ। जब हमने धीरे धीरे फोर्स अप्लाई किया, जब बॉल को पकड़ने में हमने धीरे धीरे फोर्स अप्लाई किया, धीरे से यूँ हाथ करके जब उसको रोका, तो धीरे धीरे जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम में चेंज भी क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ। तो ग्रेटर इन चेंज इन मोमेंटम व्हेन फोर्स इन ग्रेटर, कि मोमेंटम में चेंज उतना ग्रेटर रहेगा जितना ग्रेटर हम फोर्स अप्लाई करेंगे इन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि गिवन टाइम के लिए हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम में उतना ज़्यादा चेंज होगा। गिवन टाइम के लिए हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम में चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। इसका एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम वो दोनों सेम डायरेक्शन में थे। मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम तो कैसे थे, सेम डायरेक्शन में। अब सपोज करो हमारे पास एक
स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से हमने क्या किया, एक स्टोन को बांध दिया और यहाँ पर हमने हाथ से पकड़ लिया और हम इस टाइप से उस स्ट्रिंग को घुमा रहे हैं। ठीक है, इस हाथ में एक रस्सी पकड़ ली, इस रस्सी के दूसरे पॉइंट पर हमने एक स्टोन को टाइट कर दिया, बांध दिया और इस टाइप से मैं उस स्ट्रिंग को घुमा रहा हूँ, इस टाइप से स्ट्रिंग को घुमा रहा हूँ। तो इस हाथ से मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे हैंड से उस स्ट्रिंग को फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। फोर्स कहाँ गया, स्टोन में, तो वो जो स्ट्रिंग को मैं फोर्स प्रोवाइड करूँगा, जितना ज़्यादा मैं फोर्स प्रोवाइड करूँगा वो स्ट्रिंग उतनी ज़्यादा स्पीड से घूमेगा। अब यहाँ पर जो है मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वो तो कैसा है, कांस्टेंट, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा मोमेंटम भी चेंज होगा, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो अब मैं जितनी ज़्यादा स्पीड से इसको घुमाऊंगा, मतलब जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा उतनी ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, जितनी ज़्यादा स्पीड से घूमेंगी मोमेंटम उतना ज़्यादा चेंज होगा। तो ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स इट विल बी ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम। जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। इसको जितनी ज़्यादा स्पीड से मैं घुमाऊंगा मतलब मैं उतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगा वो उतनी ज़्यादा जल्दी डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा मतलब क्या चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ। तो जितना ज़्यादा मैंने फोर्स अप्लाई किया मोमेंटम उतना ही ज़्यादा चेंज हुआ। यहीं से किसका कॉन्सेप्ट दिया न्यूटन ने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहीं से हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया कि जो चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स। द चेंज इन मोमेंटम इन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके में मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स के क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा, और मोमेंटम में जो चेंज है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा। मोमेंटम में चेंज किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो हमने सपोज किया कि हमने डेल टी टाइम के लिए कोई फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, डेल पी चेंज हुआ। हमने क्या किया, डेल टी टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, डेल पी चेंज हुआ। क्लियर दिख रहा है ना, हाँ क्लियर दिख रहा है। तो हमने कितना टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया, हमने एफ फोर्स अप्लाई किया कितने टाइम के लिए, डेल टी टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया। तो किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, डेल पे चेंज हुआ। तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेट मीन्स चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। कि मोमेंटम में चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या है न्यूटन सेकंड लॉ, यही क्या है न्यूटन सेकंड लॉ। इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कि जो मोमेंटम में चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और इक्वल टू का साइन हटा है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया के डेल पी अपॉन डेल टी। अब हमने सपोज किया तो चेंज इन मोमेंटम है या चेंज इन टाइम है वो अप्रोक्स टेंस टू क्या है, ज़ीरो, बहुत छोटा चेंज। तो बहुत छोटा चेंज के लिए टाइम को हम किससे शो करेंगे, डी टी से। तो जब टाइम बहुत छोटा रहेगा तो मोमेंटम में चेंज भी कैसा रहेगा, बहुत छोटा। तो चेंज इन मोमेंटम, छोटे से चेंज को हम किससे शो करेंगे, डी पी से शो करेंगे। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एफ इज इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम पी इज इक्वल टू कितना होता है, हमें पता है पी इज इक्वल टू होता है एम वी। तो इस पी की स्पेस में मैं क्या लिख दूंगा, एम वी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के डी बाई
डी टी, एम की स्पेस में मैं लिखूंगा एम वी। एम क्या है हमारा मास, मास तो क्या होता है कांस्टेंट, तो एम कहाँ जाएगा बाहर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के एम डी वी अपॉन डी टी। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की वेलोसिटी में चेंज, और वेलोसिटी में चेंज को ही हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो हमारे पास f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू के एम ए। अब सिंप्लिसिटी के लिए हमने k की वैल्यू कितनी सपोज कर ली, एक, तो हमारे पास 1 सपोज कर लिए, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एम ए। तो ये क्या है, यही हमारा न्यूटन सेकंड लॉ से नया डेरिवेशन आ गया कि f किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। अब अगर मैं इसके x, y और z डायरेक्शन में कंपोनेंट की बात करूं, तो जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल रहेगा, एम ए एक्स। एफ वाई जो है वो किसके इक्वल रहेगा, एम ए वाई। और एफ जेड जो है वो किसके इक्वल रहेगा, एम ए जेड के इक्वल। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, फोर्स का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो एक्सीलरेशन में चेंज करेगा, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। फोर्स का जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो एक्सीलरेशन में, या एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। कि अगर फोर्स का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में रहेगा, वाई डायरेक्शन में। फोर्स का कंपोनेंट अगर जेड डायरेक्शन में है तो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में रहेगा, जेड डायरेक्शन में। तो इसको हमने क्या किया, 3 कंपोनेंट्स एक्स, वाई और जेड में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, तो हमने क्या था, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ मैंने उसको मैथमेटिकल टर्म के रूप में लिखा। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटकर इक्वल टू का साइन आया तो एक कांस्टेंट आ गया के। फिर हमने क्या किया कि अगर चेंज इन टाइम बहुत छोटा है तो उसको हम किससे शो करेंगे, डी टी से। और डी टी जब टाइम में चेंज छोटा सा रहेगा तो मोमेंटम में भी चेंज कैसा रहेगा, छोटा सा। उस मोमेंटम में चेंज छोटे से को हम किससे दर्शाएंगे, डी पी से। तो हमने यहाँ लिख दिया डेल पी की जगह डी पी और डेल टी की जगह डी टी। फिर हमने क्या किया, P इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, एम वी। तो P की स्पेस पे मैंने लिखा एम वी, एम है कांस्टेंट तो कांस्टेंट आ गया बाहर। तो हमारे पास डी वी अपॉन डी टी आया। डी वी अपॉन डी टी दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी स्पेस पे मैंने लिख दिया ए। सिंप्लिसिटी के लिए हमने k इज इक्वल टू कितना सपोज किया, 1, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया, एम ए। फिर इसको हमने क्या किया, 3 कंपोनेंट्स में लिख दिया। इसको हमने क्या किया, 3 कंपोनेंट्स में, या यहाँ से तुम वेक्टर का साइन हटा दो, एक काम करो, तो इनको हमने 3 कंपोनेंट्स में लिखा। तो फोर्स का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा तो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में आएगा, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट रहेगा तो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में आएगा, वाई डायरेक्शन में। और फोर्स का जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में लाएगा, जेड डायरेक्शन में। इसी से हमने देखो, हमने यूनिफॉर्म या प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी हमने देखा था कि इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है इस वेलोसिटी का हम फोर्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। तो मतलब अगर जो वेलोसिटी है वो फोर्स के साथ कुछ एंगल बना रही है, वेलोसिटी फोर्स के साथ अगर कुछ एंगल बना रही है, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो वेलोसिटी के सिर्फ उस कंपोनेंट में चेंज करेगा जो फोर्स की डायरेक्शन में है। मतलब ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट में चेंज करेगा, ये एक्स डायरेक्शन है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन में सिर्फ उसी कंपोनेंट में चेंज करेगा। कि अगर ये जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ने फोर्स के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, तो ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट में चेंज करेगा जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। तो वेलोसिटी का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, वी एक्स। तो मतलब जो फोर्स है वो वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट में चेंज करेगा, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट में। और ये चीज़ हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ी थी कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन था, ये वाई डायरेक्शन था, इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो इस डायरेक्शन में वी एक्स कंपोनेंट था, इस डायरेक्शन में वी वाई कंपोनेंट था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने सिर्फ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट था उसी को चेंज किया था। और वी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो तो क्या थी, हमारी कांस्टेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं है। इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में चेंज होगी, किस डायरेक्शन में चेंज होगी, सिर्फ जो फोर्स की डायरेक्शन में है। तो एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी दूसरा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा।
इसके साथ एक चीज़ और है कि अगर ये जो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर हम जितने भी फोर्स की बात कर रहे हैं वो कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल है या कोई सिस्टम है, अगर उसमें कोई इंटरनल फोर्स है तो वो इंटरनल फोर्स इस फोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। हम उस इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। मतलब कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, अब मान लो अगर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया तो उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन कितना आएगा? ए एक्सेलरेशन आएगा। या अगर हमारे पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम पर अगर हमने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उस सिस्टम में जो एक्सेलरेशन आएगा कितना? उस सिस्टम में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन आएगा किस में? सिस्टम में। अगर फोर्स पार्टिकल पर अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन भी किस पर आएगा? पार्टिकल पर। अगर फोर्स कौन सा है? सिस्टम के लिए फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी किस में रहेगा? सिस्टम में। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट और है कि अगर कोई पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर कोई पॉइंट पर एक्सेलरेशन आया, ठीक है, सिस्टम में अगर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट में एक्सेलरेशन जनरेट हुआ तो इसका मतलब उस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई हुआ है। किसी टाइम पर किसी पॉइंट पर अगर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ तो इसका मतलब फोर्स भी उस पॉइंट पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, उस टाइम पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंट है इस पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना आया। वो किस पर डिपेंड करेगा कि इस पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई हुआ, उस टाइम पर उस पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ। ये अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या आया? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा कि उस टाइम पर उस पॉइंट पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ। सिस्टम में या कोई पार्टिकल है तो उस पार्टिकल पर उस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है, उस पार्टिकल पर या उस पॉइंट पर उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर उस टाइम पर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। उसके पहले या बाद में या उससे कोई लेना देना नहीं है कि उस टाइम पर उस पॉइंट पर जितना एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उस पॉइंट पर उस टाइम में कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। तो यही हमारा क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।